अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। गुठलीदार फलों के बागों में लगने वाले रोगों और कीटों का नियंत्रण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में जानकारी, अधिक उत्पादन हेतु गेहूं की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, हमारे राज्य के जिन भी किसानों ने गुठलीदार फलों में जैसे आम, आलू बुखारा, आड़ू आदि के बाग लगा रखे हैं, तो बदलते मौसम के कारण उनके बागों में इस समय कुछ रोगों और कीटों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आने वाले फलों की पैदावार और गुणवत्ता पर पड़ता है। तो इन रोगों और कीटों की पहचान और उनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IM शर्मा। किसान भाइयों, मैं आज आपको गुठलीदार फलों के मुख्य रोग जो हैं जिनसे किसान भाइयों को बहुत परेशानी होती है उनके बारे में बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश में ये गुठलीदार फल जो हैं ये लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि से भी अधिक में उगाए जाते हैं। इसकी खेती करना एक बहुत ही व्यावसायिक तरीके से बहुत ही लाभकारी होती है, परंतु किसान भाई बहुत ही मेहनत से बगीचा लगाते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हम बहुत पैसा कमाएंगे, परंतु कुछ रोग जो हैं जब फल लगने लगते हैं तभी पनपते हैं और उनमें जो संभावित लाभ होता है उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो जो रोग हैं इनको नियंत्रण करने के लिए 4 मुख्य चीज़ों का जो ज्ञान होना है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यह है कि रोग की पहचान कैसे करें, उसकी पहचान, और दूसरा है कि पहचान कर ली तो उसके बाद कौन सी दवाई का प्रयोग करें और फिर उसके किस मात्रा में प्रयोग करें और फिर कौन से समय पर। ये 4 चीज़ों का जिसको ज्ञान होगा वो इन रोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पौधों को मुक्त रखकर अधिक से अधिक लाभ उपजित कर सकेगा। तो सबसे जो मुख्य रोग है गुठलीदार फलों में वो है पत्ता मुड़न रोग। ये रोग एक फफूंद से होता है जिसका नाम टेफरीना है और ये आड़ू में मुख्य तौर पे आता है। इसमें जब बसंत ऋतु में पत्ते निकलने लगते हैं तो पत्ते जो हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, मुड़ने लगते हैं, विकृत हो जाते हैं, भूरे पीले से लाल रंग के हो जाते हैं और ये पत्ते जो हैं बाद में झड़ने लगते हैं और रोगी पौधों के फल जो हैं आकार में छोटे और कई बार उनमें से गोंद निकलती है, जिससे इन फलों को हम तोड़कर मार्केट में नहीं ले जा सकते हैं और पूरा ही नुकसान हो जाता है। पत्ता मुड़न रोग जो है वो एक इंसेक्ट से भी होता है, एक कीट से भी होता है। दोनों की पहचान करने के लिए इसमें जो फफूंद से होगा वो जो पत्ते हैं वो पीले से लाल होकर मोटे हो जाते हैं, परंतु जब किसी कीड़े का या एफिड का इसके ऊपर अटैक होता है, आक्रमण होता है, तब जो पत्ते हैं वो मोटे नहीं होते हैं परंतु मुड़ जाते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क ये आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
और इस फफूंद का जो रोगजनक है बीज, वो पौधों की टहनियों पर जीवित रहता है और आगे बसंत ऋतु आने पर जब कली सूजन होता है, जब गुलाबी कली आती है, तो ये बहुत संख्या में बीज पैदा करके संक्रमण करता है और रोग को बढ़ाता है। इसलिए इस रोग को नियंत्रण करने के लिए जो भी टहनियाँ हैं उनको इकट्ठा करके हमारे को नष्ट कर देना चाहिए। और जब कली सूजन है और गुलाबी कली तक फफूंदनाशक दवाइयों का स्प्रे छिड़काव करना चाहिए, जिनमें मुख्यतः कार्बेंडाजिम है, फिर आपके सल्फर फंजीसाइड में है, बिट्राटानोल है। ये जो दवाइयाँ हैं एक ही स्प्रे का अगर इस स्टेज पे, इस अवस्था पे आप करेंगे तो ये रोग पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। दूसरा जो रोग है फलदार गुठलीदार फलों में, वो है पुष्प अंगमारी और भूरा विगलन रोग। पुष्प अंगमारी में ये रोग जो है ये फफूंद से होता है और इसकी 3 प्रजातियां हैं, जैसे मोनोलिनिया फ्रक्टिकोला है, मोनोलिनिया फ्रक्टिजीना है, मोनोलिनिया फ्रक्टिलेक्सा है। पर इनके जो लक्षण है प्राय एक जैसे होते हैं। शुरू में जब फूल आते हैं तो फूलों की जो पंखड़ियाँ होती हैं, जब पूरा फूल जो है मुरझाकर पूरा हो जाता है और वो कई बार उसमें से गोंद निकलती है और वो टहनियों के साथ चिपका रहता है। और ये जो फफूंद का रोगजनक धागे होते हैं वो फूलों से नीचे टहनियों की तरफ आते हैं और उनमें अंगमारी या ब्लाइट जिसको हम कहते हैं वो पैदा करते हैं। और मोटी टहनियों पर पहुंचने से ये कैंकर जख्म, बड़ी टहनियों पर जख्म बनाते हैं, जिनमें से कई बार गोंद भी निकलती रहती है। जब फल पकने की अवस्था में आते हैं तो उनके ऊपर भी छोटे भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो फल को बाद में जिससे चिकना हो जाता है, जब फल का गुदा जो है वो सड़ने लगता है और ये सड़ने के बाद फल जो है वो ठोस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और बहुत बार ये पेड़ों के ऊपर ही लटकते हुए नजर आते हैं या ज़मीन पर गिर जाते हैं। जो फल पेड़ों के ऊपर लटकते हुए नजर आते हैं वो अगले वर्ष के लिए रोगजनक के बीज जो हैं उनको उपलब्ध कराते हैं और रोगजनक उनसे आगे बढ़ता है। इसलिए जो टहनियों के ऊपर फल लटकते हुए बाद में तो उनको इकट्ठा करके हमारे को नष्ट कर देना चाहिए। और उसके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए, जब कली गुलाबी कली या कली सूजन की अवस्था है उसमें हमारे को फफूंदनाशक दवाइयों जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बेंडाजिम है, इनका छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा जो छिड़काव है वो सेटिंग के बाद, जब फूल सेट हो जाता है, छोटे छोटे फल बन जाते हैं, उस टाइम भी इनका छिड़काव जो है लाभकारी होता है। और फल तुड़ान से पहले कैप्टान नाम की एक दवाई आती है जिसका घोल बनाकर हमारे को छिड़काव करने से इस रोग से हम निजात पा सकते हैं। हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान पशुपालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और इस व्यवसाय से अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, परंतु हमारे कुछ किसान पशुओं का दुग्ध दोहन करते समय साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण दूध दूषित हो जाता है और इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो किसानों को पशुओं का दुग्ध दोहन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है स्वच्छ दूध उत्पादन। जैसा कि नाम से लोग समझते हैं, स्वच्छ दूध का मतलब दूध साफ दिखने में होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की बाहरी गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वच्छ दूध का तात्पर्य वैसा दूध से है जो कि जब किसी पशु या इंसान के शरीर में जब उसको ग्रहण किया जाए तो उसके स्वास्थ्य में जो है वृद्धि हो और जो है स्वास्थ्य बने। तो स्वच्छ दूध जो है वो न सिर्फ बाहरी गंदगी से दूर होना चाहिए, स्वच्छ दूध में जो है बैक्टीरिया का संख्या और जो भी प्रदूषण है उसकी संख्या जो है कम होनी चाहिए। बैक्टीरियल काउंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्वच्छ दूध के लिए। और स्वच्छ दूध उत्पादन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि जो दूध दूहने वाले व्यक्ति हैं सबसे पहले तो वो अपना हाथ को साफ कर ले, साबुन से धो ले, उसके बाद ही
थन को पकड़े और दूध दूहने से पहले थन को भी और उस बाट को भी अच्छी तरीके से पानी से धो लेने चाहिए। और इसके बाद दूध दूहने का जो बर्तन होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस स्वच्छ दूध उत्पादन में। दूध दूहने का बर्तन को हमेशा जो है साफ बर्तन में ही दूध दूहे। बर्तन को हमेशा जो पाउडर होता है उसमें डिटर्जेंट पाउडर उससे साफ़ करें। बहुत लोग छाई का प्रयोग करते हैं या राख का प्रयोग करते हैं, जिसका अवशेष बच जाता है तो वो दूध को जो है प्रभावित करता है, दूध का क्वालिटी उससे ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें और बाल्टी को अच्छे तरीके से धो लें पहले। और दूध दूहने का जो सही तरीका है अर्थात फुल हैंड मिल्किंग है, पूरे हथेली के द्वारा दूध दूहना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति दूध दूह रहे हैं उन्हें अपने बालों को जो है किसी सफ़ेद कपड़े या कोई पगड़ी से जो है बांध लेनी चाहिए ताकि बाल टूटकर दूध में ना गिरे। उसके बाद दूध दूहते ही एक दूसरे बर्तन जो बड़ा छोटे मुंह वाला होता है और नीचे का उसका जो पेंदी होता है वो बड़ा होता है, उस बर्तन में तत्काल उसको डाल देना चाहिए और उसका ढक्कन लगा देना चाहिए। दूध दूहने में और भी कुछ बातें ध्यान देना आवश्यक है कि दूध जो है 7 से 8 मिनट के अंदर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन होता है जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है पशु के शरीर में जो है आता है दूध दूहने के दौरान, वो 7 से 8 मिनट तक ही उसका असर जो है काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद क्रमशः उसका प्रभाव जो है घटते चला जाता है। और दूध दूहते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर तेज़ हवा चल रहा हो या आंधी उठ रहा हो तो उस समय दूध दोहन का नहीं कार्य करें जो है, और स्वच्छ वातावरण में ही दूध पशु का निकालें। दूध एक जो है पेरिसेबल मटेरियल है अर्थात जल्द खराब हो जाने वाली वस्तु है, इसलिए दूध निकालने के लिए ये सब सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है ताकि दूध आपका लंबा समय तक जो है सुरक्षित बना रहे और जो है इसका प्रोडक्ट जो भी बने उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, कितना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन भी किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगा रखी है तो वो अपनी फसल से अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाए। तो कैसे करेंगे गेहूं की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, आइए जानते हैं। आज जो गेहूं फसल है हमारे क्षेत्र की अच्छी फसल है और किसान भाई खूब लगाते हैं भी हैं, तो इस पर थोड़ी समसामयिक जानकारी देना चाहूँगा। अभी जो वर्तमान में जिन्होंने पहले लगाई थी जो गेहूं बहुत जल्दी लगा दिया है उसमें थोड़ी समस्या आ रही होगी, पौधों की बढ़वार नहीं हुई होगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक था। किसान भाइयों प्रायः देखा जाता है
कि गेहूं की फसल में भी लोग बहुत अधिक से ज़्यादा बीडिसाइड का उपयोग करते हैं। ये वैसे ठीक नहीं है, इसको अपना प्रचलन में नहीं बनाएं, क्योंकि इससे हमारे उत्पादन लागत भी बढ़ती है और हमारे पौधे और ज़मीन पर भी इसके हानिकारक प्रभाव देखे गए हैं। कोशिश होना चाहिए कि हमारे जैसे चौड़ी पत्ती के हैं, जैसे बथुआ है, हिरनखुरी है, इनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और जो सकरी पत्ती वाले हैं उसमें जैसे जंगली जई है, गेहूं का मामा फाइलस माइनर है, इस तरह के बीड्स जो होते हैं उनको हम यदि मजदूर की सहायता से निकालें और थोड़ा सा हमारा उससे थोड़े जड़ों में हवा भी प्रवेश होगी तो वो ज़्यादा उससे हमारे उत्पादन में लाभ होगा। तो यदि आवश्यक है, ऐसा लग रहा है, तो हम वैसे तो 3 तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो जहाँ बुवाई से पहले उपयोग करते हैं, जैसे स्टाम्प वगैरह है, इनका उपयोग कर सकते हैं बुवाई से पूर्व नमी की अवस्था में। और दूसरे तरह के हमारे जो खरपतवार नाशी होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बुवाई कर दी और अंकुरण से पूर्व, यानी बुवाई के 24 घंटे तक हम उसका हमें उपयोग कर सकते हैं, उससे भी हमारे बीट कंट्रोल होते हैं। और तीसरा जो है जो खरपतवार नाशी है वो है कि जो इनकी 15 से 20 दिन की अवस्था पे फसल की बुवाई के बाद उनका उपयोग किया जा सकता है। तो यदि अति आवश्यक है तो हम इनमें से वैसे कोशिश करें, यदि हमारे ज़्यादा वीड्स होते हैं तो हम प्रारंभिक अवस्था में ही हम या तो हम तैयारी के समय उपयोग कर सकते हैं या फिर हम अंकुरण से पूर्व जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारी फसल के लिए भी ठीक होगा। गेहूँ लगा रखा है या लगा रहे हैं, उसमें क्रम से हम लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 25 दिन पे हमको सिंचाई देना जरूरी होता है। यानी पहली सिंचाई हमारी 18 से 20 दिन पे हो गई, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पे, फिर 65 से 70 दिन पे, फिर 85 से 90 दिन पे। इस तरह जितना हमारे पास सुविधा है उस हिसाब से हम सिंचाई का शेड्यूल बना लें और उस शेड्यूल के अनुसार सिंचाई करें। जब हम प्रथम सिंचाई कर रहे हैं तो हमने प्रारंभिक में 1/3 तो दे दिया है। जो हमारा जैसे 50 किलो यूरिया था तो लगभग 15 किलो हमने पहले दे दिया है। तो जो प्रथम सिंचाई करेंगे उसमें हम 15 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दें और इसके बाद शेष जो बचता है उसको हम 40 से 45 दिन की अवस्था पे जब द्वितीय सिंचाई करें उस समय वो यूरिया दे दें, उसके बाद देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इसके बाद भी ऐसा लगता है हमारी फसल का जो उठाव अच्छा नहीं है तो एक स्टेज है उस पर हम यूरिया दे सकते हैं, वो भी घुलनशील अवस्था पे। जब हमारी फ्लैग लीफ स्टेज होती है, जब हमारी बाली स्टार्ट होती है निकलना, तो उस समय यदि हम 2% यूरिया का घोल स्प्रे कर देते हैं तो उससे हमें उत्पादन ठीक मिलेगा और हमारे पौधों का विकास भी अच्छा होता है। गेहूं में अभी जो वर्तमान में थोड़ी सी जिन्होंने जल्दी लगा दिया है तो थोड़ी समस्या आ रही है और पीलासपन देखा गया है। तो किसान भाई चाहे तो अभी मैंकोजेब प्लस कार्बाइडेंजिन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है 63 और 12%, तो उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रे कर देंगे तो इनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। इसी समय हमारा जो शीर्ष जड़ है गेहूं की उसका विकास होता है और उसी के आधार पे फिर आगे हमारे इसमें जो है एक बीज से कई पौधे जो किले निकलेंगे, वो बहुत सारे पौधे निकलते हैं जो जिससे हमारा करीब करीब जैसी वैरायटी है उसके ऊपर निर्भर है। वैसे फिर भी ये मान के चलो 20 से लेके 32 तक जो है टिलर्स निकल जाते हैं जो हमारे उत्पादन को काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको मिलता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग के अनुसार किसान भाइयों को इस हफ्ते के लिए निम्न कृषि सलाह दी जाती है कि तोरिया की फसल 3 सप्ताह की होने पर घने पौधों को निकाल लें ताकि परस्पर दूरी कायम रहे। जहां सरसों, गोभी सरसों तथा राया की बिजाई किए 1 महीना हो गया हो तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटुरान रसायन की 60 ग्राम प्रति कनाल के हिसाब से 30 लीटर पानी में घोल छिड़काव करें। जहां गेहूं की अगेती बिजाई की हो और खरपतवार के पौधों में 2-3 पत्तियां आ गई हों
तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटुरान नामक रसायन की 70 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें। गेहूं की पछेती बुआई खत्म करें, नहीं तो पैदावार में कमी आ जाती है। असंचित क्षेत्रों में बीज की मात्रा 20 से 25% अधिक डालें। पिछले माह बोई गई सभी फसलों की सिंचाई करें। दलहनी एवं तिलहनी फसलों में अगर खरपतवार नियंत्रण रसायनों का प्रयोग न किया गया हो तो इस समय इन फसलों में निराई गुड़ाई करें। पॉली हाउस में लगी टमाटर व शिमला मिर्च की फसल में पत्ता धब्बा रोग की रोकथाम के लिए टिल्ट नाम की दवाई का छिड़काव करें। पहले लगे टमाटर में 2 टहनियां रखकर बाकी की कटाई व छटाई करें। पहले से लगी शिमला मिर्च की पिंचिंग करें। आलू की बिजाई के सुधरी किस्मों जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज व कुफरी चंद्रमुखी इत्यादि का चयन करें। बिजाई के लिए स्वस्थ रोग रहित साबुत या कटे हुए कंद वजन लगभग 30 ग्राम तथा 2 से 3 आंखें प्रति आलू के टुकड़ों में हो, इनका प्रयोग करें। पशुओं को ठंड से बचाएं। पशुओं की जगह को सूखा रखें। पशुओं में खांसी के लिए निरीक्षण कराते रहें। जुओं और चिशडों से पशुओं को बचाने हेतु ब्यूटोकस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पशुशाला में छिड़कें। तो आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरसाना कला, जिला सोनीपत के मनोज मिश्र ने। आप रंगीन मछलियों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मनोज कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत कार्यक्रम का यह अंश। आप देखे होंगे शीशे के घर में मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पाली जाती हैं, तो इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई या युवा हैं, विश्व में लगभग 600 प्रजाति की अलंकारी मछलियाँ पाई जाती हैं। भारत में फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्नामेंटल मछलियों के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में उपलब्ध है। इसका बहुत बड़ा एक कारोबार है, तो अगर आप चाहिए तो इससे जुड़ करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सजावटी मछलियों का जो पालन पोषण है विशेषकर इसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे उसका मछली घर, जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, मछलियों की प्रजातियाँ, जलीय पौधे का चयन, उसका तापमान, उस मछली घर का प्रकाश का नियंत्रण और उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि मछलियाँ उसी जल में घुलित ऑक्सीजन से ही सांस लेती है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। तो मछली घर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से शीशे के बने हुए होते हैं, और इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। आमतौर पर बाजार में विभिन्न आकृति के मछली घर उपलब्ध हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप देखें कि जिसका ऊपरी सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो उसी तरह के मछली घर को पसंद करना चाहिए।
60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे आकृति वाले मछली घर को एक आदर्श मछली घर माना जाता है। इसलिए आप इसी अनुपात में अगर मछली घर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मछली घर के निचले सतह पर जो बिछाए जाने वाले पत्थर या कंकड़ होते हैं, ये भी कम से कम 2 इंच की ऊंचाई तक के होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो जलीय पौधे हैं उसके बीच में आसानी से फंस जाएं और वो पौधे गिर ना पाएं, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसकी सतह सामने की ओर ढालुआ होना चाहिए, ताकि मछली के जो खाए गए मल, गंदगी इत्यादि लुढ़क कर सामने की तरफ जमा हो जाए एक तरफ, जिसे आसानी से हम प्लास्टिक की पाइप से जो सक्शन लगा रहता है उससे आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम के सफल उत्पादन पर किसान की कहानी। गुठलीदार फलों के बागों में लगने वाले रोगों और कीटों का नियंत्रण भाग 2। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।